नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन का हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपरेंट डेप्थ के बारे में बात कर रहे थे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो इसमें बोर्ड से जो क्वेश्चन 5 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस आएगा। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उससे इमेज का फॉर्मेशन से रिलेट करके आएगा। बाकी से जो है वो 1 नंबर 2 नंबर का आएगा। तो 1 नंबर 2 नंबर में डेरिवेशन नहीं, सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाता है। तो हम वो पार्ट को, उस पार्ट का डेरिवेशन हटा देंगे जिस पार्ट से हम लोग को नहीं पूछा जाएगा। जेईई मेन और नीट में ऑलरेडी डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस से ही पूछा जाता है। तो हम न्यूमेरिकल पर्पस पे ही काम करेंगे। एज इट इज़ ए वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो 2021 में जेईई मेन और बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। बाकी के लिए जो एक्स्ट्रा जो अपना कंप्लीट इसका डिटेल में डेरिवेशन के साथ, हर पार्ट का डेरिवेशन के साथ देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको वीडियो नेक्स्ट ईयर से ही बनाया जाएगा। मीन्स 2021 से आपका ये सारा वीडियो डिटेल में बनाया जाएगा। ये अभी उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ 2021 में जेईई में नीट और जेईई एडवांस का और बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है सिर्फ उसी का डेरिवेशन आपको इस वीडियो में बनाया जाएगा। बाकी का वीडियो अगर मोर डिटेल में इसको स्टडी करना है तो इसका हम लोग वीडियो बनाकर बिल्कुल डालेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से डालेंगे। तो आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अपरेंट डेप्थ के बारे में पिछले क्लास में बता चुके थे। अपरेंट डेप्थ के बारे में, अपरेंट डेप्थ क्या होता है कि दो तरीका से हम यहाँ पर बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये वाटर है या फिर कुछ भी मीडियम हो सकता है, या N2 मीडियम मान लीजिए, N1 मीडियम मान लीजिए। यहाँ पर बोले कि यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, इस मीडियम को आप डेंसर मीडियम भी कह सकते हैं, डेंसर मीडियम कह सकते हैं। और इस मीडियम को आप क्या कह सकते हैं, रेरर मीडियम कह सकते हैं। ये वाला रेरर मीडियम है और ये वाला डेंसर मीडियम है। तो ऐसा बोला गया कि जब भी कोई भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे क्या होता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर केस नंबर 1 करके लिखा रहे हैं, पिछले क्लास में बता दिए, फिर से हम थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से बताते हैं ताकि वेलोसिटी वाला पार्ट भी आप बना सकें। कि इफ़ ऑब्जेक्ट, इसमें 2 केस बनता है। तो इफ़ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड रेरर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में प्लेस्ड हो तब क्या होगा, अपरेंट डेप्थ। हमेशा याद रखिएगा। तो इसको देखने वाला जो होगा इस मीडियम में होगा, इस तरीका से इस मीडियम में होगा देखने वाला। ऑब्वियस है कि अगर एक मीडियम में ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के लिए कोई और मीडियम में होगा ऑब्जर्वर। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, इस दूरी को डिनोट कर लीजिए आप लोग HI से, HO से। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, आप जो भी बोल सकते हैं। कभी कभी इसको U से भी डिनोट किया जाता है। अच्छा, आप सोच के देखिए, जब लाइट रे यहाँ से मान लीजिए कि इस तरीका से है, ये तो हमारा ऐसे है, मान लीजिए कि लाइट रे, ये लाइन पहले एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर दिखाई दे सके। इधर से ये वाला H नोट नाम दे देते हैं, HO, या फिर इसी को U से कभी कभी डिनोट किया जाता है। अब सोचिए लाइट रे अगर ऐसे गया तो अगर डेंसर से रेयर जाता है तो क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो कुछ ऐसे जाएगा। तो ये लाइट रे कहाँ से आते हुए दिखाई देगा, यहाँ से दिखाई देगा। मतलब जो इमेज जो बनने वाला है इस ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे बनने वाला है, जिसको हम HI या फिर हम V से भी डिनोट कर सकते हैं, इमेज का डिस्टेंस या इमेज का ये। तो यहाँ पर जो V है, ये V जो है, यही V को हम लोग कहेंगे अपरेंट डेप्थ कहेंगे। ये V जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरेंट डेप्थ कहते हैं। और ये वाला जो होता है नाम होता है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ होता है। तो कभी भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखेंगे तो उसका एक्चुअल वाला जो डेप्थ होता है वो एक्चुअल डेप्थ आपको नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ ही नज़र आएगा। कब, जब आप रेयर मीडियम से डेंसर में देखते हैं तो एक्चुअल से थोड़ा सा कम नज़र आता है। जैसे कि आप स्विमिंग पूल में अगर नहाने जाते हैं तो देखे होंगे कि वो जो सरफेस होता है, बाउंड्री होता है नीचे का, वो देखे होंगे कि थोड़ा सा वो ऊपर की ओर दिखाई देता है। ऊपर से दिखता है कि नज़दीक है, लेकिन जब आप पानी में इंटर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये रियल डेप्थ नहीं था, ये हमको दिखाई दे रहा था ऊपर से।
कि वो थोड़ा ऊपर है। तो उसी तरीका से सेम कहानी। अब ये वाला एच आई हमको कैलकुलेट करना रहता है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे कुछ एंगल लेकर यहाँ पे किया जाता है। हम डेरिवेशन पे फिर से नहीं जा रहे हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डेरिवेशन बोर्ड के लिए जो डेरिवेशन हम लोग को जो सिलेबस में जो चेंजिंग किया है उसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो देखिए आपको ये वाला अपेरेंट डेप्थ निकालने के लिए बोलता है, तो यहाँ पर सिंपल सा बोला गया कि n1, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ऐसे बोला गया है कि n1 यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये n2 और ये वाला यहाँ पर हम मान लेते हैं n1, नीचे वाला को हम n1 मान रहे हैं, ऊपर वाला को n2 मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं आपको दिख जाएगा। n1 बटा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा n1 बटा u बराबर होता है n2 बटा v। अब ध्यान से देखिए n1 क्या है, n1 क्या है, तो n1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n1 क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ध्यान से देख लीजिए, ऑफ इंसिडेंट रे, ऑफ इंसिडेंट रे। अब एक बात बताइए, इंसिडेंट रे इसमें कौन सा है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकलता है वही ना इंसिडेंट रे हुआ, तो ये इंसिडेंट रे है। तो जो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे रहेगा उसी को हम n1 मानते हैं। तो n1 बटा u बराबर n2 बटा v। n2 क्या हो जाएगा, तो n2 जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब ध्यान से देखिए कि कौन सा मीडियम में आपका रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये तो इंसिडेंट हुआ, यही ना रिफ्रैक्टेड रे हुआ, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये आपका IR है, इंसिडेंट रे है। तो देखिए इंसिडेंट रे जिस मीडियम में रहेगा उसको n1 और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में रहेगा उसको n2। यहाँ से कई बच्चे रट लेते हैं कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा उसको n1, नहीं, ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है तभी ऐसा हो रहा है कि जिस में ऑब्जेक्ट है उसी में n1 है। आप ऐसे याद रखिए कि जिसमें इंसिडेंट रे है उसमें n1 और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है उसमें n2। तो जब आपको यहाँ से क्या निकालना है, v होता है हमारा अपेरेंट डेप्थ होता है। तो जब v आप निकालिएगा तो देखिएगा v निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, n2 बटा क्या होगा, n1 इंटू u। अच्छा यहाँ से आपको हम बताए थे कि देखिए कम हो जा रहा है, कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से कम पर, तो देखिए बोले थे ना कि जो कम होगा वो ऊपर होगा। यहाँ जब भी आप डेंसर से रेरर मीडियम से डेंसर में देखते हैं तो रियल से कम दिखाई देता है। तो कम कब दिखाई देगा, जब ऊपर वाला कम होगा, तो इसीलिए कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा ज़्यादा n1। जनरली हमेशा आपको बता देते हैं, यहाँ पर अगर हम जनरली बात करें तो लगभग टाइम्स हम लोग एयर से बात करते हैं, एयर से देखते हैं जनरली। तो हमारा एयर से जब देखते हैं तब अपेरेंट डेप्थ जो होता है सिंपल सा रियल डेप्थ और बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। सिंपल सा ये रट लेना है, रियल डेप्थ बटा अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे हमारा अपेरेंट डेप्थ निकलता है। क्योंकि एयर के लिए, अगर एयर के लिए देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एयर के लिए आपका कितना होता है, 1 होता है। तो एयर के लिए आपका 1 होता है, तो देख सकते हैं कि 1 पुट करिएगा तो ये n1 आ जाएगा, n1 भी लिख सकते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप रेरर से डेंसर में देख रहे हैं तो कितना हाइट दिखा, ऊपर से हमेशा सरफेस से लेना है, हमेशा ये जो लेंथ लेना है सरफेस से। v एंड u यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि v एंड u टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ बाउंड्री, सरफेस ऑफ बाउंड्री, हमेशा बाउंड्री वाला जो सरफेस है उसी से आप मेजर करिए। हमेशा काम कीजिएगा कि जो बाउंड्री वाला सरफेस है उसी से आप मेजर करिएगा, आपका दिख जाएगा कि v एंड u जो है आपका टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ बाउंड्री, v एंड u लेना है। तो आप अगर ध्यान से देखिए v और u को, तो यहां से आपका जो ये लेंथ मिलेगा यहां से मिलेगा। अच्छा कितना शिफ्ट हुआ, आपको शिफ्ट भी पूछ सकता है, एक बार पॉज करके इधर लिख लीजिएगा, शिफ्ट हम निकाल रहे हैं। अगर एयर है तब उस केस में हम बता रहे हैं, जैसे कभी कभी पूछता है कि बताइए कि आपका कितना का शिफ्ट हुआ, एज शिफ्ट कितना का हुआ, तो एक बात बताइए, यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो यहां से लेके यहां तक कितना था, यहां से लेके यहां तक हमारा कितना था, u था, और यहां कितना आ गया, u बाई एन, ये वाला यहां से u बाई एन ना आया, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n2,
और चाहे तो आप इस तरीका से, सॉरी n1 है नीचे, और चाहे तो पूरा जनरली भी ले सकते हैं, तो u कॉमन कर लीजिए 1 माइनस n2/n1। तो देखिए यहाँ से आप शिफ्ट भी निकाल सकते हैं कितना आसानी से। अगर एयर है n2 तो वहाँ पर 1 कर लीजिएगा, 1/n1, 1 माइनस n2/n1, क्योंकि n2 जो है यहाँ इस केस में कम है तभी तो रेयर होगा। n2 कम है किससे, n1 से, क्योंकि n1 नीचे वालों को माने हैं, n2 ऊपर वालों को माने हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। जिसमें इंसिडेंट रे रहे उसको n1 और जिसमें रिफ्रैक्टेड रहे उसको n2 मान के हम इस तरीका से सॉल्व करते हैं। आइए इसमें डिफरेंट सिचुएशन पे बात करते हैं कि और कैसे सिचुएशन जनरेट किया जा सकता है। चलिए, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा रेरर मीडियम में, अगर रेरर मीडियम में प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, अगर प्लेस्ड है मतलब ध्यान से देखिए, ये n1 है और ये क्या है, n2 है, या फिर यूं मान लीजिए ये n2 n1 तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे कौन सा है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम मान लेते हैं इस तरीका से n1 n2 कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है, क्योंकि इस केस में हम मान लेते हैं कि n1 जो है कम है और n2 जो है आपका ज़्यादा है, मतलब नीचे वाला आपका ज़्यादा है, ऊपर वाला आपका कम है। अच्छा, और देखने वाला आपका इस मीडियम से है, इस बार अब इस मीडियम से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये ध्यान से देखें तो ये पहला नंबर ये वाला ऐसे बना लीजिए, क्या लाइट रे यहाँ से ऐसे आएगा, क्या आएगा, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल लाइन। अच्छा, जाना चाहिए था क्या, इधर। अब बताइए क्या रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, क्योंकि n2 ज़्यादा है। आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं डेंसर मीडियम है और ये वाला क्या है, रेरर मीडियम है। तो रेरर से डेंसर आते हैं तो क्या टुवार्ड्स द नॉर्मल आते हैं, तो क्या इसको इधर जो ऑब्जर्वर है उसको कहाँ से आते लगेगा, जब बैक करेंगे तो क्या वो थोड़ा ऊपर से आते हुए नजर आएगा। ये ऊपर वाला हटा देते, आप लोग लिख लीजिएगा ताकि ये क्लियर फिगर दिखाई दे सके। क्या ये वाला ब्लॉक जो है अगर हम डेंसर मीडियम से देखते हैं तो क्या वो रियल से, यहाँ रियल मतलब ये यू है और ये मतलब भी, ये अपेरेंट डेप्थ है, तो क्या हमको ओरिजिनल से क्या ज़्यादा दिखाई देगा। तो याद कीजिए, हम अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे लगाते हैं ये ऐसे लगाते हैं u/n1 एंड v/n2। n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। अब बताइए क्या इंसिडेंट रे वाला है, तो इंसिडेंट रे है तो इसको n1 मानेंगे। हम ले के भी चल रहे हैं पर कुछ भी दिया रहे हमको n1 मान के चलना। और क्या इसमें रिफ्रैक्टेड रे है तो ये वाला को हम n2 मानेंगे। जिसमें इंसिडेंट रे रहेगा उसको n1 और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे रहेगा उसमें n2। तो ये वाला पार्ट से आप अगर v देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या n2/n1 इंटू यू। अब देखिए n2 ज़्यादा है कि नहीं है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो देखिए ओरिजिनल से क्या ज़्यादा चला जाएगा। और जनरली हम लोग इसको एयर मान के चलते हैं, तो n1 जनरली हमेशा एयर ही मानकर अगर चला जाएगा तो क्या अपेरेंट डेप्थ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या n2 इंटू यू। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और उसमें डिवाइड होता था। अब देख सकते हैं कि इसके पीछे वाला में कब, जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट था तो उसमें डिवाइड होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, एयर वाला केस में। और जब रेरर मीडियम में ऑब्जेक्ट है तब उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, शिफ्ट यहाँ से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए शिफ्ट अगर निकालना हो तो शिफ्ट के लिए कितना होता है, तो क्या शिफ्ट के लिए टोटल में से क्या यू घटा देंगे तो शिफ्ट हो जाएगा v माइनस यू। तो यहाँ पर n2u माइनस यू, तो u कॉमन कर लीजिए, देखिए n2 माइनस 1 तो यहाँ पर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n2 जो ज़्यादा वाला होगा उसको, और -1 n2 -1 सीधा सीधी कर देना। कब, जब आप डेंसर से देख रहे हैं और रेरर में ऑब्जेक्ट है, रेरर में ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा होगा। और शिफ्ट भी का भी देखिए n2 -1 हो गया, उसमें कितना था 1 - 1/n था, 1 - 1/n था। आप अगर इसके अनुसार शिफ्ट निकालना चाहते हैं
इसके अनुसार अगर आप शिफ्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर u कॉमन कर लीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं कितना होगा, v माइनस यू होगा ना, v माइनस यू होगा। तो आप देख सकते हैं कि n2 बटा n1 माइनस 1 हो जाएगा। तो शिफ्ट निकालने का तरीका अगर ये वाला है तो ऐसे, और अगर एयर मान ली है तो ऐसे, लेकिन 95% सवाल में एयर ही मान के चला जाता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी नज़र नहीं आना चाहिए, चाहे डेंसर से रेयर से देखे, चाहे रेयर से डेंसर से देखे, आप बिल्कुल डायरेक्टली इस तरीक़ा से चीज़ों को आप एनालिसिस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चाहे तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे। जैसे मान लीजिए कि आपका नीचे वाटर है, इधर वाटर थोड़ा अलग लिखते हैं, ये वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, ये एयर है। मान लीजिए कि यहाँ 30 सेंटीमीटर पे यहाँ से एक फिश है ऐसे, और यहाँ पे आपका एक बी मधुमक्खी है ऐसे, इस तरीक़ा से, जो कि यहाँ से 36 सेंटीमीटर पे है। 30 सेंटीमीटर पे मछली और 36 सेंटीमीटर में आपका मधुमक्खी है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है पहला में, फाइंड अपैरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाई मधुमक्खी, सीन बाई मधुमक्खी। तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, फिश, और जो देख रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो सिंपल सा अपैरेंट डेप्थ अगर आप निकालना चाहते हैं फिश के लिए, यही ना, अपैरेंट डेप्थ निकालना चाहते हैं फिश के लिए, तो बताइए कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो क्या सीधा सीधी आप 30 बटा n लिख सकते हैं, 4/3, मतलब 90/4 आंसर खत्म। देखिए 90 जब 4 करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से करके देखिए, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ से देखिए 4 दूनिया 9, 8, 4 दूनी 8, और फिर से 22.2 टाइप क्या आएगा। मतलब देखिए क्या यहाँ रियल में यहाँ है, पर अगर ये बी देखेगा मछली को तो रियल में तो यहाँ 30 था, रियल में यहाँ 30 था ये वाला, लेकिन ऐसे दिखाई देगा कितना, 22.2 सेंटीमीटर। ये फाइनल इमेज जो है इस बी को, मछली का जो शिफ्टिंग है ये दिखाई देगा। कितना का शिफ्ट हुआ, तो 30 में से 22.2 घटा दीजिए, आपका शिफ्ट निकल जाएगा। यही अगर सेकंड सवाल आपसे पूछता कि फाइंड अपैरेंट डेप्थ ऑफ बी का एज सीन बाई फिश, अब क्या हुआ, अब फिश देख रहा है उसको, मतलब डेंसर से देख रहा है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, रेरर में। तो सिंपल सा अपैरेंट डेप्थ जो बी का होगा, सिंपल सा कितना होगा, एयर है तो एयर में तो सीधा सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 और इंटू जो भी हमारा रियल डेप्थ होगा यू, यही ना यू है, तो यहाँ पर कितना होगा 36, तो 12 तिया 36, तो 12 चौके 48। तो देखिए रियल में अगर फिश देखता है तो बी जो है यहाँ दिखाई देगा 48। देखिए ज़्यादा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। तो सिंपल सा अगर एयर है और आप डेंसर रेरर में ऑब्जेक्ट है तो ऊपर दिखाई देगा, और डेंसर में ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा सा कम दिखाई देगा, क्योंकि सरफेस से देखना है तो सरफेस से कम दिखाना मतलब ऊपर आना, यहाँ सरफेस से ज़्यादा दिखाना मतलब और ऊपर जाना। तो अब कहीं से भी इसका देखिएगा, किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हैं। अगर एक को एयर मान के चल रहे हैं तो एयर नहीं मानिएगा, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एयर नहीं मानना है। तो अगर ये कम दिखाएगा, देखिए कम दिखाएगा तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वाला हो जाएगा, और बटा ऐसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर जनरली किया जाता है तो फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं n2 एन बटा n1, तो ऊपर वाला कम होगा, और अगर आपको ऑब्जेक्ट इसमें रखा हुआ है तो ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप पहले पीछे से जाके देख सकते हैं।
चलिए, और इसमें कैसे होता है, इसमें कुछ वेलोसिटी वाला पार्ट जुड़ता है। हम लोग वेलोसिटी वाला पार्ट भी देख लेते हैं कि किस तरीका से वेलोसिटी भी इसमें जोड़ा जा सकता है। देखें, जैसे मान लीजिए कि आपका ये N1 है, ये आपका N2 है, ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये आप ध्यान से देख लिए। हाँ, ये प्लेन सरफेस होगा, था प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन का कहानी जितना भी पढ़ रहे हैं अभी कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का इस तरीका से यहाँ से दूरी x है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v0 मान लेते हैं। एंड यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है जो कि ये देख रहा है। तो रियल में यहाँ x पर थोड़ी ना दिखाई देगा, ये तो कहीं और दिखाई देगा। अच्छा, ये कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं दूर दिखाई देगा, एक्स पर ना दिखाई देगा। रेरर मीडियम में ऑब्जेक्ट रहे तो कहीं दूर दिखाई देता है, और डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रहे तो थोड़ा पास दिखाई देता है। बात समझ में आया? तो अगर आप इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या n1 बटा क्या होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, n1 बटा एक्स यू के जगह, और n2 बटा यहाँ पर क्या होता है v। तो v अगर यहाँ पर हमको v निकालना है, v मतलब वेलोसिटी नहीं है, ये आप चाहें तो इसको y मान के चल लें v के जगह पर, या फिर फॉर्मूला पहले पूरा लिख लें। u के जगह पर अगर x है तो v के जगह पर हम मान लेते हैं y। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट रियल में यहाँ है तो कहीं यहाँ दिखाई देगा, तो ये वाला दूरी y मान लेते हैं। अच्छा, अब जब वैल्यू पुट करिएगा तो क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो ये भी तो इधर बढ़े, ये आगे बढ़ेगा तो ये भी हो सकता है आगे बढ़ेगा, ये आगे इधर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं x और y वैरी कर रहा है। तो n1 बटा एक्स और n2 बटा वाई। अब एक काम कीजिए, y बराबर देखिए कितना आ गया, तो y बराबर आप देखिएगा तो n2 बटा n1 इंटू एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy बटा dt, और n2 बटा n1 यहाँ से क्या हो जाएगा dx बटा dt। तो ये वाला अगर ध्यान से देखिएगा तो वेलोसिटी ऑफ क्या आ गया, अपेरेंट वेलोसिटी मतलब ऑब्जर्वर के द्वारा जो देखा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये किसका हो जाएगा, अपेरेंट वेलोसिटी हो जाएगा। ये किसका, इमेज का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाई ऑब्जर्वर के द्वारा जो देखा जा रहा है। और ये वाला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो सिंपल सा आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया n2 बटा n1 हो गया, और ये यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये याद रखें, ये n2 और n1, यहाँ इस केस में n2 बड़ा है, n2 क्या है, बड़ा है। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों में अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। n2 आपका इस केस में बड़ा है और n1 आपका इसमें केस में क्या है, छोटा है। लेकिन अगर आपका ये रहता, इसमें रहता, तो बड़ा वाला ऊपर चला जाता और छोटा वाला नीचे आ जाता। बस इतना ध्यान रखना है। जो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला था उसी को डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। ध्यान से देखिए, लेकिन इसमें ऑब्जर्वर जो है, इसमें जो ऑब्जर्वर है वो किस में है, रेस्ट में है। तब का ये आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज का है n2 बाई n1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी दे दे n2 बाई n1 करना है। अगर रेरर मीडियम में है तो हमेशा याद रखिएगा, बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और छोटा वाला नीचे। और डेंसर में रखा हुआ है तो छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और बड़ा वाला नीचे हमेशा, क्योंकि रेरर में दूर दिखाई देना चाहिए और डेंसर में पास दिखाई। तो पास के लिए क्या होगा, ऊपर छोटा, और दूर के लिए क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। देखिएगा। अच्छा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर आर मूव, अगर ऑब्जर्वर मूव कर गया, अगर ऑब्जर्वर देख लीजिए आपका मूव कर गया, तो सोच के देखिए, अगर ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है और ये भी इधर ही मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर मान लेते हैं कि v1 से मूव कर रहा है ऑब्जेक्टिव। तो अब बताइए कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल सा यहां पर बोला गया कि अगर उसी के अलोंग मूव कर रहा है तो प्लस में v1 कर दो, बस।
अगर ऑब्जर्वर मूव, तो इसमें भी दो केस, ऑब्जर्वर और ये जो है ये दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रहा है, ये वाला इमेज जो है, क्योंकि ये भी तो इधर ही ना मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो अगर एक दूसरे के तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाएगा ये भी शिफ्ट हो जाएगा, तो एक दूसरे के तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर वाला का वेलोसिटी जो है, सॉरी हाँ, ऑब्जर्वर वाला का वो वेलोसिटी जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वर आर मूव टुवार्ड्स इमेज जो बन रहा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर आर मूव अवे फ्रॉम इमेज, तो क्या हो जाएगा, यहां पर घटा दीजिए n2 बटा n1 v0 और माइनस यहां पर देख लीजिए v1 हो जाएगा। और अगर एयर आप मान के चलते हैं, एक एयर मान के चलते हैं, तो आप n1 के यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, n2 v0 प्लस v1 n2 v0 माइनस v1, सीधा सीधी, और कुछ करना ही नहीं है, n2 v1 जैसे पहले था वैसे ही कर देना है। तो देख लीजिए कि अगर आपको प्लेन सरफेस से आपको कोई ऑब्जर्वर अगर किसी को देख रहा है तो उसका डेप्थ कितना होगा, अगर मान लिया जाए वो ऑब्जेक्ट चलने लगा तो उससे जो अपरेंट वेलोसिटी होगा, अपरेंट डेप्थ वाला जो दिखाई दे रहा था उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। रेयर मीडियम में हो तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम, ऑब्जेक्ट मूव नहीं, पहले ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा था, अब ऑब्जर्वर को भी मूव करा दिए, तो दोनों केस में देखिए आप सवाल इस तरीक़ा से डील कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये सब सवाल डील होता है, सिर्फ समझ का फेर होता है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख सकते हैं। फिर से हम बता रहे हैं कि इसमें न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है थोड़ा सा हम कम करा रहे हैं क्योंकि अपने पास टाइम कम है, बट आपको हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपका कॉपी में हो जा रहा है ताकि आपका ये पूरा जेईई में नीट आपका कवर हो जाए। इससे बोर्ड से रिलेट करके कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड से कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे वेलोसिटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे है, जैसे अभी चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर है, ये एयर है, ठीक है, ये हमारा फिश है, ठीक है, और ये हमारे लिए फिश, अगर ये फिश है और ये हमारे लिए फिर से मधुमक्खी मान लीजिए, ये भी है, ठीक है, ये जा रहा है ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड और ये आ रहा है ऊपर से 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये एयर है। अगर हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया फाइंड अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश। अपैरेंट वेलोसिटी किसका बताएं, फिश का बताएं, एज सीन बाई बी। कौन देख रहा है, बी, मतलब ऑब्जर्वर बी हो गया और ऑब्जेक्ट ए हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर में, रेयर में नहीं है, डेंसर में। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ फिश, अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश क्या होगा। अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश अगर निकालिएगा तो ध्यान से समझिए, ऊपर वाला क्या होगा, कम होगा। अब ऊपर वाला कम वाला होगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो ऊपर देखिए डेंसर में ऑब्जेक्ट है तो ऊपर कम रहेगा, तो 1 वाला रहेगा, 1 और बटा 4/3 और इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10। एंड क्या ये इसी के तरफ आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये इसी के तरफ आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +8।
भाई ये ऊपर जा रहा है तो ये दिखाई देगा। तो ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला जैसे जैसे ये भी तो चल रहा है तो ये भी तो ऊपर बढ़ेगा, ये वाला भी ऊपर बढ़ेगा ना, ये ऊपर बढ़ रहा है तो ये भी ऊपर बढ़ेगा। तो ध्यान से देखिए ये पास आ रहा है, ध्यान से देखिए ये भी तो पास आ रहा है, और इसका जो है ये आना और ये आना देखिए दोनों सेम तरफ होगा, क्योंकि इसका जो दिखाई देगा रियल में यहाँ दिखाई देगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। इसका जो अपैरेंट डेप्थ है रियल में ये ऊपर दिखाई देगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर आएगा, नीचे ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा। बोले थे ना अपोजिट रहेगा तो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम यही बात बोले कि फाइंड अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाई फिश। कौन देख रहा है भैया? फिश देख रहा है। तो कुछ नहीं करना है, अपैरेंट वेलोसिटी जो होगा ये भी अपैरेंट डेप्थ नहीं है, ये फिश वाला है कहानी, याद रखिएगा। वेलोसिटी अब लिख रहे हैं, ये भी ओ वाला नहीं है, ये वेलोसिटी वाला है। तो आप देख सकते हैं कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? रेरर मीडियम में। अब सोच के देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर अब बनेगा, क्योंकि रेरर में है तो ऊपर ना चला गया, ये रेरर में है तो रेरर में है तो ये ऊपर चला गया। अब रेरर में ये ऊपर चला गया और ये देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, और रेरर में ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया तो ध्यान से देखिए कि ऊपर वाला बड़ा होगा 4/3 और बटा 1, और इनटू में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए ये नीचे की ओर है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पर भी क्या आएगा? नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना आएगा? 4/3 इंटू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4/3 ये वाला अगर ऊपर की ओर जा रहा है, ये इससे मतलब नहीं है, ये देखिए पहले इसको ये मान लीजिए अभी रुका हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, क्या ये नीचे आ रहा है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे आ रहा था। अब इसका देखिए कि ये नीचे जब आ रहा है तो बी का कितना हुआ? बी वाला था तो 4/3, क्योंकि रेरर मीडियम में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वाला ऊपर होगा, कम वाला नीचे। एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 8 है। देख लीजिए यहाँ पर नीचे की ओर है, 8 हो गया। अच्छा, अब देखिए कि ये वाला तो किसका वेलोसिटी निकला? ये जब रुका रहेगा तो इसका वेलोसिटी निकला कि नहीं निकला? इसी का ना वेलोसिटी निकलेगा। अच्छा, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? ध्यान से देखिए, क्या दोनों का जो डायरेक्शन है ये वाला नीचे से ऊपर और ये अपोजिट है? ये अगर इसके तरफ जा रहा है, ये वाला जो है इसके तरफ जा रहा है तो क्या ये प्लस में 10 हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये कम है और यहाँ पर देखिए ज़्यादा। अगर ये ही दूर भागते रहता, ये ऊपर जाता तो ये भी ऊपर जाते रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। यहाँ पर अगर यहाँ पर बोल रहा है कि इसका जो अपैरेंट डेप्थ होगा ये होगा। अच्छा, ये अगर नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जा रहा है तो ये दोनों जुड़ न जाएगा। तो यहाँ जो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए ये चलेगा था तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो जो मधुमक्खी का वेलोसिटी हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ले देकर यही याद रखना है n2/n1 बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन ये प्लस माइनस कब होता है, क्या होता है वो देखना पड़ेगा। ऊपर में कम ज़्यादा कौन होगा ये डिपेंड करेगा कि रेरर में है तो ऊपर में ज़्यादा होगा, और डेंसर में ऑब्जेक्ट है तो ऊपर में कम वाला होगा। ये प्लस माइनस कम कैसे होगा? तो एक दूसरे के तरफ अगर आ रहा है वेलोसिटी तो प्लस होगा, एक दूसरे के अलॉन्ग डायरेक्शन सेम है तो माइनस होगा। बस इतना सा ऐसे रखना है, वेलोसिटी वाला भी पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब जैसे इसी में आपको मिरर जोड़ लेगा, इसी में ऐसा आपको मिरर जोड़ कर देगा कि मिरर के साथ क्या होगा, किस तरीक़ा से होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे ये है, आपका पानी भरा हुआ है और ये आपका प्लेन मिरर है, ध्यान से देखिएगा। एंड ये वाला 4/3 है, यहाँ पे आपका फिश है। ये टोटल दूरी आप मान लीजिए 60 सेंटीमीटर है, ये वाला दूरी आपका 30 सेंटीमीटर है।
अब यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो कि एयर में है। अब बोल रहा है कि बताइए, एक तो यहाँ पर पहले ऑब्जर्वर को ये कितना इमेज दिखाई देगा, ये देखिए, तो 2 इमेज दिखाई देगा। अगर इसका देखना है इमेज तो कितना इमेज दिखाई देगा, 2 इमेज दिखाई देगा। समझने का कोशिश करिए, कितना इमेज दिखाई देगा, 2 इमेज दिखाई देगा। तो अगर इसको एक इमेज कौन सा, एक इमेज तो इसी से, अगर ये इसको देखेगा तो एक, और एक मिरर से जो इमेज बनेगा उसको देखेगा तो एक और इमेज, तो वो दोनों के इमेज के बीच का दूरी निकालना है। तो यहाँ पर बोला गया कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पहला इमेज कहीं इधर बनेगा I1, ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नीचे से हटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे यूज करने वाले हैं। पहला इमेज I1 जो कि यहाँ से कितना दूरी पर है, ये 30 है, तो ये रियल है। तो ये पहला इमेज जो बनेगा, पहला इमेज, उसका h हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट कितना होगा वो देख लेते हैं। तो ये वाला देखने के लिए क्या डेंसर में है, तो डेंसर में है तो क्या कम वाला ऊपर होगा, और ये 4/3, और ये कितना है 30, तो क्या 90/4 होगा। पहला इमेज हो गया। दूसरा, इसको इधर सॉल्व करते हैं, सॉरी फर्स्ट इमेज के लिए। फर्स्ट इमेज तो सीधा सीधी यहीं पर ना बनेगा, थोड़ा ऊपर बनेगा। ये देख रहा है, डेंसर में देख रहा है तो थोड़ा ऊपर बनेगा, क्योंकि ये सरफेस से दूरी कम होना चाहिए डेंसर में है तो पहला इमेज का जो अब हाइट बनेगा वो बनेगा आपका 30/4/3, तो 90/4 यानी 45/2, तो 22.5 होगा। अच्छा, इसी तरीका से अब इसका इमेज रियल में अगर ये कुछ नहीं होता तो 30 है, तो यहाँ पर 30 होता कि नहीं होता, इधर भी 30 बनता। पर जब इसको देखेगा तो ये वाला तो उसको रिफ्रैक्ट कर देगा। तो रियल में देखा जाए तो ये जो यहाँ से यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 90 पर 90 ना दिखाई दे के कहीं वो ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि बीच में फिर से डेंसर आ जा रहा है। डेंसर में हमेशा रियल से कम दिखाई देता है। तो अगेन सेकेंड इमेज के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो रियल में यहाँ नहीं दिखाई देगा, बन जरूर रहा होगा, लेकिन रियल में उसको जो है रिफ्रैक्शन के वजह से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा सा कम दूरी दिखाई देगा। ये दूरी हमारा जो सेकेंड इमेज होगा HI2, फिर से डेंसर मीडियम में ही है, तो डेंसर मीडियम होकर ही लाइट को, जैसे इसको देखना है तो ये डेंसर मीडियम से होकर ही ना गुजारना पड़ेगा, तो फिर से इसको शिफ्ट कर देगा। और यहाँ पर कितना होगा, फिर से 90/4/3 हो जाएगा। तो देखिए 4 से एक बार में, और 9 में से 4 गया, नहीं 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, ये नहीं कटेगा सर, 2 दूनी 4 और 45 है। तो मेरे ख्याल से 135/2, 2 छक्का 12, एंड यहाँ पर आएगा 2 सते 14, एंड फिर से 2 बचे 10, 67.5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है आपका 60 है, तो ये जो है 67.5 है, और यहाँ से कितना है, ये वाला दूरी देखिए, तो ये 22.5 है। तो ये देखिए 67.5 में से अगर 22.5 घटा लीजिएगा तो आपका दोनों इमेज का बीच का दूरी मिल जाएगा, दोनों इमेज का बीच का दूरी। तो 67.5 माइनस 22.5, अब जो भी इसका आंसर आ जाए 5 4 45 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा इसका लॉजिक समझे, पहला एक डायरेक्ट, और दूसरा मिरर में जो इमेज बनेगा वो भी तो इसको दिखाई देगा, तो वहां से 2 इमेज बनेगा, दोनों इमेज के बीच का दूरी आप निकाल सकते हैं, एक I1 है और एक क्या है आपका I2 है। तो अब डायरेक्ट यहां से देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, और लगभग मैक्सिमम टाइम्स आपको ऑब्जर्वर को एयर में ही रखेगा, हमेशा ऑब्जर्वर को एयर में ही रख के करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। एयर में रखेगा खटाक से, डेंसर में है तो डिवाइडेड बाय म्यू, और रेयर में है तो इनटू में म्यू, बस एयर है तो, और नहीं तो अपना ऊपर नीचे कम करने ज्यादा करने वाला तो बता ही चुके हैं, बार बार जब रिवाइज कीजिएगा उसको तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ इस तरीका से है और यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा हुआ है ऐसे, जिसका फोकल लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लाइट रे पैरेलल गिर रहा है, पैरेलल ऐसे। तो एक बात बताइए, जब पैरेलल 90 डिग्री पर गिरेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो क्या रिफ्रैक्टेड रे भी 0 डिग्री हो जाएगा? परपेंडिकुलरली गिरेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या यहाँ पर कहीं दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये क्या है? इसका फोकस है। तो फोकस कितना है? 30 है और ये वाला दूरी आपको दे रखा है 90 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है? 90। अगेन ये वाला क्या है? वाटर है 4/3, बाहर क्या है? एयर है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है तो एक बात बताइए, अगर लाइट रे इधर से आया और ये हमारा ऑब्जर्वर है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर भी है, अच्छा ठीक है, ये सीधा आया, सीधा, ध्यान से देखिए, ये सीधा आया है तो सीधा गया, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसे नहीं कि आने में इधर उधर दिखाई देगा या क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं, क्योंकि सीधा आया तो सीधा आ गया। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास हुआ? फोकस से। अब इस ऑब्जर्वर को यहां दिखाई देगा कि कहीं और दिखाई देगा? भाई इसको देखने के लिए क्या इसका लाइट रे बाहर निकलेगा, इसका आंख तक पहुंचेगा तभी ना दिखाई देगा, और आंख पूरा में ले सकते हैं, आंख तक दिखाई देगा तभी ना पहुंचेगा। तो जैसे ही इससे निकलेगा क्या रिफ्रैक्शन हो जाएगा? रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट डेविएट होगा। फिर से क्या ये डेंसर मीडियम है कि नहीं है? तो डेंसर मीडियम में ओरिजिनल दिखाई देता है कि थोड़ा कम दिखाई देता है? थोड़ा कम दिखाई देता है। तो ये वाला जो है, क्योंकि अगर ये डेविएट करता है इधर से तो ऐसा लगेगा कि वो यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये और नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो देखिए फाइनल इमेज जो होगा यहाँ पर, फाइनल इमेज form as seen by observer। ध्यान से देखिएगा, यहां पे नहीं दिखाई देगा इसको, यहां से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाला शिफ्ट आप लोग को पता है, या तो शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा दें और नहीं तो रियल डेप्थ वाला। ये अगर यहां से फोकल लेंथ है तो ये फोकल लेंथ कितना हुआ? 30 है, तो ऊपर से कितना दूरी बचा? 60। तो बताइए अगर डेंसर में है तो इमेज जो होगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा या अपेरेंट डेप्थ, ये वाला जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? तो डेंसर में है तो कम दिखाई देना चाहिए, तो यानी ओरिजिनल से डिवाइड कर दे म्यू को। म्यू कितना है? 4/3 है, तो 15 चौके 60, तो कितना दिखाई देगा? 45 सेंटीमीटर। मतलब 60 पर ना दिखाई देकर ऊपर से कितना पर दिखाई देगा? 45 सेंटीमीटर। तो रियल में आया, लाइट रे इंसिडेंट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे भी 0 रहा, सीधे आया। और कोई भी मिरर पे अगर पैरेलल गिरता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाता है? फोकस से। हाँ, रे कैसा है? पैराक्सियल रे होना चाहिए, पर हमेशा जब तक तो कुछ बोला नहीं जाए हम रे को पैराक्सियल लेकर ही चलते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ से कहाँ से निकला? फोकस से गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझे, फाइनल इमेज फॉर्म बाय इस तरीका से होगी। आइए इसी तरीका से हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू द स्लैब पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब क्या होगा, फिर से यहाँ पर या शिफ्ट फ्रॉम स्लैब लिख सकते हैं। ये स्लैब है, थिकनेस t है, म्यू है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जर्वर है। अब बोलेगा कि क्या यहाँ से अगर x दूरी पर है तो क्या x पर दिखाई देगा? अगर यहाँ से बीच में ऐसे रखा हुआ है और इधर आप मान लीजिए एयर है और इधर भी मान लीजिए एयर है, दोनों तरफ एयर है, तो अगर यहाँ पर म्यू है और t है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या यहीं दिखाई देगा ऑब्जेक्ट कि कहीं और दिखाई देगा? तो क्या बीच में डेंसर है? हाँ, तो डेंसर है तो थोड़ा पास दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? थोड़ा पास। ये फाइनल इमेज है, यही ये ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं शिफ्ट। ये वाला जो है यही कहलाता है शिफ्ट। और ये शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? t × 1 - 1/μ।
ध्यान से देखिए, इट इज, देखिए टी क्या है, स्लैब का थिकनेस, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, एंड ऊपर में 1 जो लिखा हुआ है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, म्यू सराउंडिंग बटा म्यू मीडियम। जैसे ये स्लैब है तो मीडियम हो गया, और म्यू सराउंडिंग हो गया, देखिए सराउंडिंग बटा म्यू मीडियम। तो यहां से आप देख सकते हैं ये शिफ्ट निकला T1 माइनस में। रियलिटी में अगर डायग्राम से देखेंगे तो कुछ ऐसे होगा, टुवार्ड द नॉर्मल दिखाई देगा, फिर आप देखिएगा तो फिर कुछ इस तरीका से जाते दिखाई देगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ से होगा, इधर टुवार्ड द नॉर्मल होगा, इधर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फाइनल वो यहीं से दिखाई देगा। तो फाइनल इमेज जो होता है यहीं पर बनता है। तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा आगे दिखाई देगा, तो आगे दिखाई देगा तो वो कितना आगे दिखाई देगा, तो उसका फॉर्मूला होता है टी। इसका फिर से बोल रहे हैं, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं, इसको सीधा सीधी डेरिवेशन ऐसे ही करें, जैसे बता रहे हैं सवाल बनाने के लिए बस वैसे ही करें, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं है। तो शिफ्ट बराबर क्या हुआ, T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू मीडियम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, म्यू सराउंडिंग बटा म्यू मीडियम मतलब बाहर, अभी एयर है तो एयर के जगह पर 1 ना होगा, एयर है तो यहाँ पर एयर होगा, जो भी सराउंडिंग होगा। अब ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से इस तरीका से हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए इसका 2 पार्ट, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, आप सोच के देखिए। तो अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो देखिएगा इस केस में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इस केस में शिफ्ट जो होगा, शिफ्ट होगा एलॉन्ग इंसिडेंट रे, एलॉन्ग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के एलॉन्ग शिफ्ट होगा। इंसिडेंट रे इधर है तो इंसिडेंट रे के एलॉन्ग शिफ्ट होगा, मतलब इधर शिफ्ट होगा। या फिर ऐसा भी मान सकते हैं आप, डायरेक्ट रट लीजिए कि अगर मीडियम का सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और मीडियम का ज़्यादा है तो राइट साइड शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड। राइट साइड मतलब ऐसा मान लीजिए कि स्लैब के तरफ शिफ्ट होगा अगर वो पॉजिटिव हुआ तो। लेकिन अगर कभी कभी होता है सराउंडिंग का ज़्यादा दे देता है तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है नेगेटिव आएगा। तो जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट अवे फ्रॉम द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा, इंसिडेंट रे, या फिर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। जैसे शिफ्ट इधर ना होकर इधर होगा, इंसिडेंट रे के उल्टा होगा। तो इसका ज़्यादा रहे तो स्लैब के तरफ, और अगर और बाहर वाला का ज़्यादा रहे तो उसका उल्टा शिफ्ट होगा। बस इतना याद रखना, इसके अनुसार शिफ्टिंग का खेला। जैसे कि अगर चाहे तो एक आध क्वेश्चन कर लीजिए, मान लेते हैं जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्लैब है, ठीक है, यहाँ पर म्यू मान लीजिए 1.511 ऑब्जेक्ट है, थिकनेस जो है 15 mm का है। अब बताइए कि ऑब्जर्वर इधर है, तो बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू मीडियम। क्या ये ज़्यादा है तो देखिएगा T 15 और 1.5 माइनस 1 बटा 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू 0.5 और 1.5 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी mm भी ले सकते हैं, 15 mm, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल 5 mm शिफ्ट हो जाएगा। कितना mm शिफ्ट होगा, 5 mm शिफ्ट होगा। तो ये रियल में प्लस में आया तो देखिए टुवार्ड द स्लैब शिफ्ट होगा, कितना mm, 5 mm शिफ्ट हो गया। तो फाइनल इस आंख को यहाँ पे नजर आएगा, इस आंख को यहाँ पे। लेकिन अगर यही आप इस तरीका से कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका ये स्लैब है और ये 2 रहता, इधर 1.5 रहता, इधर 1.5 सॉरी, इधर 2 रहता और इधर 2 रहता, और इधर क्या रहता 1.5 रहता। अब ऑब्जेक्ट है अब ऑब्जर्वर है। अब देखिए तो शिफ्ट निकालते हैं तो टी कितना था, यहाँ पर मान लीजिए टी कितना था 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या 5 सेंटीमीटर जो भी मानना है मान लीजिए। तो ये 15 और वहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू मीडियम, तो 15 1.5 0.5 बटा 1.5, लेकिन ऊपर में माइनस में आएगा 0.5 क्योंकि 1.5 में से 2 घटेगा, तो यह माइनस में 5 सेंटीमीटर, माइनस में मतलब
अपोजिट टू द, स्लैब के अपोजिट जाएगा, ये इमेज होगा, हमेशा याद रखिएगा। स्लैब के अपोजिट कहने का मतलब नहीं, देखिएगा कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाएगा, हमेशा ये याद रखना है कि वो इंसिडेंट रे जैसे है तो उसका अपोजिट होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इसके लिए ये वाला हो गया तो ये इसके अपोजिट होगा। अगर इंसिडेंट रे ऐसे हैं तो ये उसके अपोजिट होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट करते हैं, इंसिडेंट रे के जो भी होगा अपोजिट होगा, बस इतना ध्यान में रखना है। इंसिडेंट रे अगर इधर है तो उल्टा होगा कब, जब नेगेटिव आएगा। आगे देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा स्लैब है, ऐसे आपका है, यहाँ पर देख लीजिए इस तरीक़ा से है। अब बहुत सारा स्लैब ले लिया गया है, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीक़ा से ऐसे। ये मान लीजिए थिकनेस T1, ये T2 और ये T3 हो गया, ये μ1 हो गया, μ2 हो गया, μ3 हो गया। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये आपका ऑब्जर्वर रखा हुआ है, ऑब्जर्वर है इधर। अब उसको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ पर शिफ्ट लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर T1 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा, म्यू सराउंडिंग अभी भी क्या है, एयर, और यहाँ पर भी क्या है, एयर है। तो एयर अगर लेके चलेंगे तो 1 बटा μ1, दूसरा शिफ्ट जोड़ें और T2 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, T2 1 माइनस 1 बटा μ2, तीसरे के कारण शिफ्ट जोड़ें T3 यहाँ पर होगा 1 माइनस 1 बटा μ3। ध्यान से देखें तो ये आपका क्या निकल गया, शिफ्ट। अब फिर से पॉजिटिव आएगा तो इंसिडेंट रे तो इधर होगा तो इधर शिफ्ट होगा, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो इंसिडेंट रे के अपोजिट शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट अगर डिफरेंट स्लैब हो, अच्छा ये गैपिंग रहे अथवा ना रहे, अगर ये चिपका चिपका हुई रहता तो इसी तरीक़ा से शिफ्ट होता। शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता वो इस तरीक़ा से डिफरेंट स्लैब में आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। रियलिटी में अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और देखते हैं, देखिएगा हटा रहे हैं इसको हाँ देखिए जैसे होता क्या है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि होता तो आसानी, उस चीज़ को थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए देखिएगा इसमें कैसे किया जाता है। थोड़ा सा इस बात को हम लोग देखते हैं और ध्यान से समझेंगे भी इस चीज़ को, क्या समझेंगे देखिएगा। जैसे कभी कभी होता है कि ये थिकनेस T है, ये मान लीजिए μ1 है, ये मान लीजिए μ2 है और ये मान लीजिए μ3 है। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको देखना है, अब इसका शिफ्ट निकालना है। ये ऑब्जेक्ट का भी दूरी दे रखा है आपका जितना भी है, यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ से दूरी T1 दे रखा है, ये T2 दे रखा है, और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है आपका ऐसे, ये आपका दे रखा है T3। तो सबसे पहले बताइए कितना शिफ्ट होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कितना शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बताए थे, ध्यान से देखिए। शिफ्ट का फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला बता रहे हैं, शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो T1 1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर बटा ऐसे T म्यू ऑब्जर्वर बटा म्यू मीडियम, ये रियलिटी होता है, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर होता है उसका म्यू और बटा म्यू मीडियम। अब जैसे देखिए इसमें निकालना है, शिफ्ट निकालना है, तो यहाँ पर लेंगे T1, क्योंकि इस केस में इसमें भी मीडियम है, एयर तो है नहीं कि छोड़ दें, ठीक है ना, इसमें भी लेके चलेंगे ना शिफ्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पर यहाँ सेम रहता था इसलिए नहीं लेते थे कि वो कट जाएगा। जैसे आप T1 यहाँ लिए तो यहाँ 1 माइनस क्या लिखना होगा, μ3 बटा μ1 प्लस यहाँ पे T2 1 माइनस μ3 बटा μ2। देखिए सॉरी, ये देखिए यहाँ पर T2, यहाँ पर देखिए ये रियल फॉर्मूला है, आपको हर जगह एक काम आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। T थिकनेस 1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर बटा म्यू मीडियम, पहले ये नहीं था इसलिए हम लोग ये नहीं करते थे, क्योंकि ये दोनों का सेम था यहाँ पर, तब कहानी होगा। अब ध्यान से समझिए, ये T1 है 1 माइनस μ3 बटा μ1 प्लस T2 1 माइनस μ3 बटा μ2 एंड प्लस में T3, प्लस में अगर आप यहाँ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 माइनस μ3 बटा
μ3। तो देखिए ये कट के 1 होगा तो ये 0 ही ना होगा, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए शिफ्ट लिखने का एक जनरल कि अगर तीनों डिफरेंट मीडियम हो और उसके बाद कितना शिफ्ट करेगा, तो देखिए इसके अनुसार हम शिफ्ट कर सकते हैं। यहां से आपका T1 1 माइनस μ3 बटा μ1 प्लस T2 1 माइनस μ3 बटा μ2। ऐसे जितने भी स्लैब देंगे हर स्लैब के साथ ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर ये और ये मीडियम सेम हो तो ये भी लिखने का जरूरत नहीं। कैसे? सोचिए अगर ये भी μ3 रहता तो 1 माइनस μ3 बटा μ3 होता कि नहीं होता? भाई म्यू ऑब्जर्वर वाला और बटा म्यू मीडियम, तो मीडियम में μ3 ही रहता तो कट के 0 होता। लेकिन इस बार म्यू अलग है तो हम इसको भी काउंट करेंगे कि ये कितना थिकनेस है। बात समझ में आया? लेकिन फिर से बता रहे हैं 95% सवाल में एयर वाला पोर्शन रहता, ये वाला पोर्शन नहीं रहता। हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली अगर 5% इन द केस अगर ऐसा आ जाता है तो आप इसको भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही आसान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ भाई, तो जैसे कि मान लीजिए स्लैब था, बहुत सारा स्लैब वाला भी पार्ट हम लोग देख लें कि किस तरीक़ा से स्लैब बहुत सारा रहेगा तो भी हम लोग थिकनेस और ये कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारा स्लैब है ऐसे, ठीक है, ऐसे है, मान लेते हैं ये हमारा स्लैब है, ये T1 थिकनेस, T2, T3, T4 है। इसमें ऑब्जर्वर है, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका क्या है? ऑब्जर्वर है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीका से V ओर से चलना स्टार्ट किया। क्लियर? V ओर से ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया। तो मान लेते हैं इस केस में x दूरी होगा। अच्छा, अगर ये μ1 μ2 है, μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है, और यहाँ पर एयर ही लेते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एयर ही लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, इसमें हम लोग को लिखने में कुछ है नहीं वैसा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? इस चीज को फिल करें जैसे शुरू में लिखे थे। बीच वाला से कोई मतलब नहीं होगा, जो भी मतलब होगा शुरू और लास्ट है। सोचिए इसको ये दिखाई कहाँ देगा? या तो इधर दिखाई देगा या तो यहाँ दिखाई देगा, ये डिपेंड करेगा शिफ्ट के वैल्यू पे। हम कहीं भी मान लेते हैं, इधर दिखाई दे तो भी y दूरी ले लेंगे, इधर दिखाई दे तो भी y वैल्यू ले लेते हैं, ये वाला y वैल्यू ले लेते हैं। क्लियर हो गया? ये वाला क्या लिखा देगा? y वैल्यू लिखा जाएगा। हमको ये दिखाई देगा कि ये जो है वहां से यहाँ जो है अपरेंट डेप्थ जो है, इसके लिए ये अपरेंट डेप्थ इस सरफेस से ही होता है ना, कितना होगा? तो एक बात बताइए, ये क्या सब डेंसर मीडियम है? ये वाला ये सब जो है डेंसर मीडियम है ना? तो इस तरीका से हम कैसे कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो कैसे लिखते हैं। ये y को अगर हमको लिखना है, y को नहीं, मतलब कहाँ से? यहाँ से एज आप मान लीजिए कि इस y को यहाँ से नहीं लिख सकते आप यहाँ से एक तरीका बनाइए। क्या तरीका बनेगा आप देखिएगा ध्यान से, कि इस अगर ये ऑब्जेक्ट इधर v नोट से जा रहा तो इसका इमेज जो है वो कितना से दिखाई देगा, ये हमको निकालना है। तो ये जो है आप कैसे निकालिएगा, किस तरीका से सोचिएगा? देखिए जैसे मान लेते हैं कि रियल जो डेप्थ होगा अपरेंट डेप्थ होगा। अपरेंट डेप्थ पहले निकालते हैं, अपरेंट डेप्थ निकालते हैं। अपरेंट डेप्थ निकालने दीजिए पहले हमको। तो अपरेंट डेप्थ क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, क्या x/1, x/1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कीजिए क्या होता था? T/μ होता है, लेंथ/μ होता है a, प्लस इसमें आइए T1/μ1 प्लस इसमें आइए T2/μ2 प्लस यहाँ पर आइए T3/μ3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीका से आगे चलते जाइए। ठीक है, और यहाँ पर T4/μ4, और इधर अगर नहीं पता है तो इस तरीका से ही रहने दीजिए। अच्छा, ये अपरेंट डेप्थ जो है वो कहाँ से निकलेगा? अगर यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो यहाँ से ना टोटल निकलेगा, ये अपरेंट डेप्थ हमको निकलेगा, ये वाला डेप्थ। लेकिन हमको निकालना कौन सा है? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमको निकालना है। ठीक है,
तो यहां से आप क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, अपारेंट डेप्थ है। अब अपारेंट डेप्थ जो है इसी को ना हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसमें पहले क्या लिखाना उसको पहले कर लेते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिएगा इस जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से ऐसे है, देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी नहीं इसमें कर सकते हैं क्योंकि जब तक मीडियम चेंज ना करे तब तक हम क्लियर नहीं रह सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये T1 है और ये μ1 है, ये T2 है और ये μ2 है और ये T3 है और ये μ3 है, ये T4 है और ये μ4 है और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, ऑब्जर्वर नहीं रखना है। देखिए ऑब्जर्वर हम यहाँ पे रख रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पार्ट पे ऑब्जर्वर को रखना है, ए ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर ए के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्वर ए के द्वारा इसका अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, अपैरेंट डेप्थ क्या होगा। देखिए निकालने का तरीका बता रहा है, अपैरेंट डेप्थ बहुत पूछता है इससे, या शिफ्ट भी पूछेगा, शिफ्ट तो निकालने का तरीका बता ही दिए, प्रश्न करते जाइए, शिफ्ट निकलते जाएगा। अपैरेंट डेप्थ कैसे निकालिएगा, तो देखिए ऑब्जर्वर का, जिस ऑब्जर्वर जहां है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लिखिए, म्यू ऑब्जर्वर जहां पर है वो, और सिंपल सा यहां से स्टार्ट कीजिए, T1 बटा μ1 प्लस T2 बटा μ2, क्या आगे है भी नहीं, यहीं तक है, तो बस यही हो गया अपैरेंट डेप्थ। किसके द्वारा, ऑब्जर्वर ए के द्वारा देखा गया, μ3 T1 बटा μ1 प्लस T2 बटा μ2, इस तरीका से। लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर भी रह जाए, यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यहाँ ना इसी के अंदर है, μ3 के अंदर है लेकिन यहाँ है, तो ऑब्जर्वर बी के द्वारा जो अपैरेंट डेप्थ होगा, ऑब्जर्वर बी के द्वारा अपैरेंट डेप्थ होगा, ध्यान से देखिए, अपैरेंट डेप्थ होगा, वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, μ3, तो μ3 लिख लीजिए। जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है वो मीडियम, याद रखिएगा, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है वो मीडियम रखा गया, और उसके बाद करना स्टार्ट कर रही है, T1 बटा μ1 प्लस T2 बटा μ2 प्लस T3 बटा μ3। इस बार T3 भी काउंट हो जाएगा, इस बार T3 बटा μ3 भी काउंट क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर है, पहले यहाँ था तो इसलिए काउंट नहीं किए थे इसमें, अब यहाँ आ गया तो ये वाला भी काउंट होगा, T3 बटा μ3, क्योंकि लेंथ बटा म्यू, हर जगह ये इस तरीका से होता है। ये रटना पड़ेगा कि डिफरेंट स्लैब हो तो उस केस में अपैरेंट डेप्थ कहेगा तो ऐसे, और शिफ्ट कहेगा तो अलग अलग करते जाएंगे। शिफ्ट का भी कहानी बता चुके हैं कि बहुत सारा रहेगा तो किस तरीका से करना है, T इंटू 1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर बटा म्यू मीडियम, हर मीडियम का अलग अलग अपना लिखते जाइए तो शिफ्ट पता चल जाएगा, और हर मीडियम का और अपैरेंट डेप्थ बोले तो इस तरीका से आप लिख लीजिए, आपका काम बन जाता है। क्या बात समझ में आ गया, आई होप कि ये कहानी क्लियर हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको हर जगह, जैसे कभी कभी सवाल इस तरीका से आता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका जो है इस तरीका से ऐसे है, मान लीजिए कि एक कोई स्लैब है जिसमें L/2 इधर है, L/2 इधर है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, और ऑब्जर्वर जो है आपका यहीं से देख रहा है। अब इस ऑब्जर्वर के द्वारा ये लेंथ कितना दिखाई देगा, इस रॉड का लेंथ, इस ऑब्जर्वर के द्वारा इस रॉड का जो लेंथ है वो लेंथ कितना दिखाई देगा, ये निकालिए। तो इस ऑब्जर्वर के द्वारा जो भी लेंथ है, देखिए कैसे निकालेंगे, वही अपैरेंट लेंथ निकालना है, अपैरेंट लेंथ निकालना है। तो अपैरेंट लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वर का मीडियम लिख लीजिए बटा, देखिए ये इस मीडियम का लेंथ कितना है, L/2, तो L/2 μ1 प्लस इस मीडियम का लेंथ कितना है, L/2 जितना है उसी को, मीडियम तो पूरा है पर ये वाला लिखेंगे L/2 μ2 आंसर। जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है बटा T1 बटा μ1 प्लस T2 बटा μ2, देखिए यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं।
तो ये जितना भी आपको करवाए हैं स्लैब से रिलेट करके, स्लैब पर क्वेश्चन जो करवाए हैं वो बिल्कुल अपेरेंट डेप्थ कराए हैं, और उधर भी हम जो करवाए हैं मीडियम में कि अपेरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं, और इसमें क्या सिखाएं, शिफ्ट सिखाएं कि स्लैब में शिफ्ट किस तरीका से हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके साथ वेलोसिटी को कैसे मैच कराते हैं, वेलोसिटी के साथ रिलेशन कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं, जो अपेरेंट डेप्थ होगा उसी को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग वेलोसिटी का काम भी कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। तो आपका आज का जो कहानी है वो स्लैब के साथ आपका समाप्त हुआ। स्लैब में एक और होता है जिसको हम लोग इसी में एक और हम लोग पढ़ते हैं जिसको लैटरल शिफ्ट कहते हैं। लैटरल शिफ्ट अगले क्लास में हम लोग करेंगे। लैटरल शिफ्ट के बाद आपको हम लोग चालू करेंगे, इसी में एक आध दो मिरर का क्वेश्चन मिलाकर करा देंगे, तो आपका स्लैब का कहानी भी समाप्त हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको जो है अगले क्लास में सरफेस पर रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेस पर आपको हम रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, जो कि उसी से बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। 5 नंबर का क्वेश्चन, उससे 100% श्योर रहिए। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, यही क्वेश्चन 5 नंबर का इस बार बोर्ड में आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इसी से आने वाला है। तो अगले क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर बोर्ड एंड जेईई में नीट के लिए, तो हर दिन इंपॉर्टेंट क्लास होता है क्योंकि इसी से सवाल आता है। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।